दिस मिस्टेक completely ruined my exam. I have English का बोर्ड का पेपर with me. I'll be spilling all the beans जिससे आप 95 प्लस जरूर स्कोर करोगे. Hello there, welcome and welcome back to my channel. Sana Shamim, hope you all are doing well, fit and fine. So I scored 94% in class 10 board examination. तो सबसे पहले मैं बता दूँ सबसे कम नंबर जो मेरे आए हैं वो इंग्लिश में आए हैं और प्री बोर्ड तक इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर थे। तो ऐसी क्या गलती की मैंने बोर्ड में कि मेरे सबसे कम इंग्लिश में आए। आई स्कोर्ड 87 इन इंग्लिश एंड आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एंड वीडियो में जाने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, सो प्लीज़ डोंट। ये वीडियो स्किप करके आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो एंड यू नीड गाइडलाइन देन दिस वीडियो इज़ मस्ट वॉच। क्योंकि देखो अभी अगर आप पढ़ चुके हो, अगर आप 10 दिन में स्कोर करना चाहते हो 95 100 इन इंग्लिश, यू कैन, बट 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखो पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क इज़ द की। 10th ईजी है लेकिन ऐसी नहीं है कि आप बिना पढ़े पढ़ सकते हो, मतलब यू कैन बी ऑन टॉप 100% आप ला सकते हो बिना पढ़े। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड अगर ना मन करे तो सोचो रिजल्ट वाले दिन का, जब आपके रिश्तेदार फोन करें पूछेंगे अरे यार तुम्हारे कितने परसेंट आए, एंड देन यू विल से 98% आए, 99% आए। जस्ट थिंक अबाउट दैट। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स हैप्पीनेस एंड योर सिबलिंग्स हैप्पीनेस व्हेन यू स्कोर सच अ गुड परसेंट। तो या उस रिजल्ट डे वाले दिन को सोच के पढ़ लो, पढ़ लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। सो या हो गई मेरी मोटिवेशन क्लास। अब शुरू करते हैं वीडियो को। आई हैव इंग्लिश का बोर्ड का पेपर विथ मी एंड ऑल द स्क्रिबल्स टू। सो सबसे पहले मैं अपनी पहली गलती से शुरू करती हूँ। ये जो सेक्शन होता है पैराग्राफ पढ़ो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। आई स्पेंट माई 30 to 40 minutes इन दिस ओनली। सो या मैंने अपने सबसे ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद कर दिया था, विच वॉज वेरी मच, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया था। तो उसके बाद मुझे अभी लिटरेचर और ग्रामर भी करना था। सोच सकते हो कि मैंने इतना टाइम इस पर बर्बाद कर दिया तो बाद में मैंने क्या ही किया होगा। तो आई लैग्ड इन टाइम मैनेजमेंट। सो अभी 10 दिन बाकी हैं आपके एग्जाम में, और इस 10 दिन जब मेरा बाकी था तो मैं सिर्फ मैथ, साइंस और सोशल, यही 3 सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाती थी। मैं इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, और इंग्लिश और हिंदी ने ही मेरा परसेंटेज कम किया क्लास 10th में, टू बी ऑनेस्ट। सो आपको ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश और हिंदी के भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। दूसरी गलती मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि आई हैड ऑलवेज बीन दैट किड इन इंग्लिश की जो बहुत अच्छा स्कोर करता है। मतलब कि मैं पढ़ती नहीं, लिटरली मेरे साथ ऐसा होता था मैं एग्जाम में बिना ग्रामर पढ़े जाती थी, बट आई यूज टू स्कोर फुल इन ग्रामर और हाईएस्ट इन द होल क्लास। बिकॉज मेरे अंदर वो सेंस था कि यार नहीं पढ़ रही हूँ लेकिन ये अगर बोलने में अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मतलब हैड यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है, अगर वो बोलने में सही हो रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई ऑलवेज यूज दिस इंस्टिक्ट, जो भी उसको बोलो तुम, आई ऑलवेज यूज दिस। एंड मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मतलब हाँ मैं हमेशा सही रहती थी। इवन जो टीचर मुझे क्लास 10th में पढ़ाते थे वो मेरी कोचिंग में पढ़ाने आए थे, एंड 150 स्टूडेंट के सामने वो बोलते थे कि अगर कोई नहीं कर पाएगा मुझे पता है ये कर लेगी क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट है। सो मतलब तब आप समझ सकते हो कि मैं इंग्लिश में ग्रामर में कितनी अच्छी थी। एंड और मैं सच में कर लेती थी। लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या उस दिन एग्जाम हॉल में हुआ था। आई थिंक इट वॉज माई लक नहीं था उस दिन मेरा, या अनलकी डे था, पता नहीं क्या था। मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, सच बताऊं बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सब सर के ऊपर से जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इफ इट वॉज आस्किंग अबाउट टेंस, जो भी बोल रहा था मुझे तो ये नहीं समझ आया था कौन से टेंस के बारे में बात हो रही है। सो ये मेरी हालत थी एग्जाम हॉल में। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे जब ग्रामर नहीं आ रही थी ना, मैं छोड़ दिया मैंने ग्रामर। मैंने कहा छोड़ो यार, भाड़ में जाए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओवर प्रेशराइज्ड थी और कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन फिर जब मैं दूसरा सेक्शन करने के बाद ग्रामर पे आई तब मुझे हाँ थोड़ा फील हुआ कि अरे यार अब सना आ रहा है, तुमको तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेशर में बिल्कुल मत रहना यार। प्रेशर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ काम बिगाड़ेगा। एकदम
क्लियर माइंड से जाना, सो के जाना, प्लीज सो के जाना। मैं सो के नहीं गई थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। इंग्लिश वाले दिन मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जो मैं 10 दिन मैंने अपना सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किया है, तो ला मैं रात भर ही सैम्पल पेपर सॉल्व कर देती हूँ, मैंने ये सोचा था। एंड इवन तो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया, मैंने ये सोचा ना, यार ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे आ रहा ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन है तो मुझे आ रहा ही हो जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन मुझे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मैंने ये सोचा। ये भी एक गलती है। जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, पूरा एक 3 घंटे का एक टाइमर लगा लो, जो भी लगाना लगा लो, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करो। इवन दो अगर आपको वो नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, अगर आ रहे हैं तब तो और भी करो, नहीं आ रहे हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, अगर लेकिन आ रहे हैं तो फिर भी करो। क्योंकि आपको देखना है कि उस 3 घंटे में आप लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, लिटरेचर और जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो सब कर पा रहे हो कि नहीं, आपको ये चेक करना है। तो ऑफ कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी गलती जो कि मैंने फिर ओवर कॉन्फिडेंस में की थी कि मेरी वोकैबुलरी देखो बहुत अच्छी है, मेरी वोकैबुलरी के बारे में बहुत तारीफ, मैं बहुत ऐसे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज़ करती हूँ। जैसे कि अगर आप यूज़ करोगे कि मतलब मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आई से नॉन चैलेंट, तो बस मैं यही, मेरे अंदर पता नहीं क्या है, बट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना रहता है भाई। ऐसी भी वोकैबुलरी मत यूज करो जो एग्जामिनर को नहीं आ रही होगी। अब देखो, आप सोच रहे हो एग्जामिनर को नहीं आ रही होगी, देखो यार बहुत सी, हर लोग हर चीज़ नहीं जानते हैं, नहीं आ रही होगी उनको। अब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ करोगे, अभी आप 10th के ही स्टूडेंट हो, अब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं यूज़ कर सकते हो ना आप, तो मत यूज़ करना ऐसे। जो एग्ज़ाम मतलब कि आपके बुक में है वही वोकैबुलरी यूज़ करना। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई वर्ड यूज़ करती थी, मेरा नंबर उसी पे कटा होगा, आई नो 87 इसीलिए आया है, तो मुझे पता है मेरा नंबर वहाँ कटा है। तो ज़्यादा हाई फाई वर्ड मत यूज़ करना, सिंपल इंग्लिश लिखो यार। कि जैसे देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो खुद को समझ आए, ऐसा लिखो कि खुद को अगर ना आए तो भी ठीक है, लेकिन सामने वाले को ज़रूर आना चाहिए। आते हैं मेरी तीसरी गलती पे। व्हाट आई डिड, अगर लिखा है ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स, मैं पहले बैक स्टोरी बताऊंगी, 40 वर्ड में मैं बैक स्टोरी बता दूंगी, फिर 40 वर्ड में मैं आधा आंसर बताऊंगी, फिर 40 वर्ड में मैं आधा आंसर बताऊंगी। 120 हो गए भाई। जब वो बोला है कि 40 वर्ड में लिखो, तो आप 120 वर्ड में क्यों लिखोगे? एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं रहता है, एग्जामिनर को इतने ही टाइम में सबकी कॉपी चेक करनी रहती है। वो आपके कॉपी को एक्स्ट्रा टाइम क्यों देगा? वो आपके नंबर काटेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन में आप इतना ज़्यादा क्यों लिख रहे हो? मतलब कोई कुछ मतलब वही नहीं बनता है ना भाई, जितना बोला है उतना ही लिखो। और मैं क्या करती हूँ, बैक स्टोरी भी देने लगती हूँ। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अच्छा लगता है बैक स्टोरी, लेकिन जब कोई क्वेश्चन हो एकदम रीजनिंग, मतलब एकदम मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ वाई, हाउ, वॉट, ऐसे करके क्वेश्चन हो ना, तो मतलब कि उसमें आप बैक स्टोरी मत देना। और अगर आधा पेज का आंसर लिखना है तो आधा पेज का ही आंसर लिखना, ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि अगर एग्जामिनर उसको भी पकड़ मतलब ऐसे पढ़ेगा तो उसको गुस्सा आएगी, यार कितना ही वो पढ़ेगा, उसको भी कितनी कॉपी चेक करनी है यार। तुम ही सोचो, तुम एग्जामिनर हो और कोई बच्चा आधे पेज की जहाँ 1.5 पेज लिखा है, तो तुम सोचोगे ना इसको काट के छोड़ूं, तो प्लीज़ मत लिखना। अगर मैं खुद एग्जामिनर होंगी तो मुझे मतलब, आप खुद को एग्जामिनर समझो और खुद फील करो अपनी कॉपी को, जब आप चेक कर रहे हो सैम्पल पेपर लगा के, कि आप एज अ एग्जामिनर कैसे अपनी कॉपी चेक करोगे, तो उस हिसाब से चेक करो, तो आपको भी अपनी गलतियां पता चलेंगी। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत कम टाइम रहता है, एंड उसी अमाउंट ऑफ टाइम में उसको सारी कॉपी चेक करनी पड़ती है। या और कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसे कोई स्टेटमेंट लिख देगी और उससे पूछेगा व्हाट डू यू थिंक ऑफ हरी सिंह फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टी फ्रॉम अ सम चैप्टर, है ना, मतलब उसके बारे में पूछेगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये। उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना एकदम पिन टू पिन आंसर देना पड़ता है, जैसे कोई पॉइंट टू पॉइंट आंसर होता है ना, बस वैसे ही देना पड़ता है। कोई बैक स्टोरी मत बताओ, ऐसे मत बताओ। और जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया व्हाई रिकी वॉज फैट, उसमें आप बैक स्टोरी दोगे, लेकिन बैक स्टोरी मत देना ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे कि आप खुद समझना कि ऐसे क्वेश्चन में आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, बस बता देना मिसेस पम्फ्रे जो थी बहुत लविंग थी, केयरिंग थी, एंड ऐसी थी, अच्छी थी, वो बहुत मानती थी श्रेकी को, दैट्स वाई शी यूज्ड टू फीड हिम अ लॉट, ऐसे लिख देना। तो बस ऐसे लिखना, बैक स्टोरी मत देना मेरी तरह, नहीं तो नंबर गवाओगे मेरी तरह। एंड जो सेक्शन ए होता है रीडिंग स्किल्स, उसमें आप पैरा मत पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके जो रुको मैं बताती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, पैरा मत पढ़ना ऊपर के, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, फिर इसके 4 ऑप्शन पढ़ो एंड देन इन क्वेश्चन में ना आप सोचो कि वो कीवर्ड क्या है। जैसे कि ये ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्स। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्स। तो पूरे पैरा में सिर्फ ये वर्ड ढूंढो कि ये वर्ड के बारे में बात कहाँ हो रही, तो बस उस वर्ड को पढ़ो एंड जब आपको मिल जाए फिर टिक कर दो, फिर अगेन स्टार्ट, फिर सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें जो मेन वर्ड है उसको ढूंढो, फिर पूरे पैरा में ढूंढो कि मेन वर्ड क्या है। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जैसे देखो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु इज द लीडर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। तो पूरे पैरा में ढूंढो रीन्यूएबल एनर्जी की बात कहाँ हो रही है और लीडर की बात कहाँ हो रही है। सो आपको ऐसे इजीनेस हो जाएगी। आप मेरी तरह 40-50 मिनट सिर्फ रीडिंग स्किल को दो मत, क्योंकि भाई टाइम गवा रहे हो आप ऐसे करो, स्मार्ट बनो तो जल्दी से हो जाएगा, और जितना टाइम बचेगा फिर उसको आप लिटरेचर को देना, उसमें अपने क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना, अच्छे से लिखना, ताकि टीचर इन्विजिलेटर आपकी कॉपी देखकर और खुश हो जाए, यार ये कितना अच्छा बच्चा, इसको फुल नंबर देना है। और जो डायरी वारी, एक सेकेंड, और जो डायरी वारी एंट्री होती है, डायरी एंट्री एंड ये वो सब अच्छे से पढ़ के जाना। उसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट तो बहुत छोटा होता है, तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट सब दे के जाना। मैंने नहीं देखा था, मैं सुबह ऐसे कार में बैठी थी, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, आई डिडंट इवन सी डायरी राइटिंग एक भी बार। मैं यहाँ बैठी हूँ पीछे की सीट पे, मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी है एंड मैं ऐसे पूछ रही हूँ अरमान डायरी एंट्री कहाँ है, मैंने तो नहीं पढ़ा। सो बस जल्दी से मैंने ऑल इन वन निकाली एंड आई एम सीइंग द डायरी एंट्री का फॉर्मेट, लिटरली मैं उसको रखते रखते जा रही हूँ रास्ते में। सो मेरी तरह मत बनना, पहले ही फॉर्मेट देख लेना, क्योंकि अंदर का तो आप चैप्टर के हिसाब से लिख ही लोगे, जो अंदर बॉडी लैंग्वेज होती है, लेकिन फॉर्मेट देख लेना। एंड एक टिप दे रही हूँ, जितने में मतलब कि अपने आंसर को छोटे से छोटा ही बनाने की कोशिश करना, ज़्यादा बड़ा मत बनाना। छोटे में छोटे ही आंसर में क्वेश्चन का आंसर दे देना, तो मतलब उसमें छोटा आंसर है, जल्दी से एग्जामिनर पढ़ लेगा, जल्दी से चेक कर लेगा, उसको इरिटेशन नहीं होगी कि आपने बहुत बड़ा लिखा है। अगर आपने बड़ा लिखा है तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। एंड ग्रामर में एरर एंड करेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाना। मैं आपको एक सजेशन दूं, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ा सा ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ो एंड देन वो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। फिर थोड़ा हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ो एंड देन वो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। और हिंदी में तो मैं आपको बोलूँगी समास पढ़ो और ये मुहावरे पढ़ो, और इंग्लिश में एरर एंड करेक्शन पढ़ो। यार देखो, एरर एंड करेक्शन आपको लगेगा हैड, इसमें गलती है, लेकिन इसमें गलती निकलेगी SES वाली। सो मतलब एरर एंड करेक्शन इज़ वेरी ट्रिकी। और पता है तुमको, CBSE इतना घुमा के क्वेश्चन देता है, इतना घुमा के क्वेश्चन देता है, अगर आपको लगेगा भी कि मैंने क्वेश्चन किया है, तब भी आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मतलब कि इतना घुमा के, मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि CBSE है ना, एकदम घुमा के क्वेश्चन देगा आपको, आप उसको देखे भी रहोगे फिर भी आपको लगेगा यार ये तो मैंने नहीं किया है, ऐसा रहता है। दूसरी बात, लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर जब आप कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर को प्लीज़ पूरा पढ़ना। मेरे साथ क्या होता है ना, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस होती हैं मैंने वो की थी, और वो ज़रूर कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस। देखो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, इससे बेहतर है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएँ। तो जैसे क्वेश्चन होता है 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स के, जैसे कि नेकलेस है, नेकलेस वाला चैप्टर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के जाना। मैं देख के गई थी एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बिलीव मी। सो वो देख के ज़रूर जाना, मैं देख के गई थी और लिटरली वो बहुत हेल्प करता है। अब देखो एक क्वेश्चन जैसे कि पूछा है एंड मैंने, रुको मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ। एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन्स व्हेन ही सेज लिजर्ड लाइक थिंग। सो मेरा क्या था ना, मैंने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए थे। सो बस मैं व्हाट डज द स्पीकर थिंक, बस मैं इतना देख लिया, हाँ मुझे आता है, चलो मैं लिख रही हूँ जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, एंड मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही थी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन फिर भी आ रहा है फिर भी आप उसको 3 बार पढ़ो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैं लिख रही थी लेकिन मुझे याद आ रहा यार ऐसे नहीं आंसर शुरू करना चाहिए था, किसी और तरीके से आंसर शुरू करना चाहिए था, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता। सो आपको वो बाद में ऐसे हिट करेगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, अच्छे से इंटरप्रेट करो कि हाँ हाउ टू स्टार्ट, मतलब 30 सेकंड लो सोचने में कि कैसे आपको अपना आंसर शुरू करना है, तो फिर उसके बाद शुरू करो। आधा क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन आंसर मत लिखना, प्लीज़ मत लिखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, 1 2 3 बार पढ़ना, लेकिन पूरा पढ़ना। कोई लंच वाला क्वेश्चन है,
नेकलेस वाला, लेंचो वाला क्वेश्चन, या तो फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन है, पम्फरे वाला कहीं से भी क्वेश्चन आ गया है, तो अगर आपको लगेगा ना कि लंचो क्या सोच रहा था, लंचो क्यों उससे उसे ग्रीडी बोला, ये जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगता है कि उसने किसकी हेल्प, उसको मतलब जो वो पायलट था उसको किसने हेल्प की? तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, आधा पढ़ के आप ऐसे आंसर लिखने लगोगे, तो ऐसा मत करना। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना, अच्छे से सोचना कि क्या बेस्ट वे है आपके आंसर को शुरू करने का, उसी तरह से शुरू करना। तो बस ये थी मेरी वीडियो, एंड लेट मी टेल यू, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, एंड आई बिलीव इन यू गाइज कि आप कर सकते हो ये। यार 10th इतना टफ नहीं, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपको। सो ज़्यादा टाइम दोगे तभी आप पीछे का जो है वो कवर कर सकोगे। सो तभी आपके 95 प्लस 90 प्लस आराम से आ जाएंगे इंग्लिश में। एंड मेरी जैसी गलती मत करना, एंड प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, इवन दो इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश। मैं भी बहुत अच्छी थी, 80 में से 79 78 लाती थी, लेकिन नहीं, फिर मैं डूब गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्री बोर्ड में मेरी 80 आउट ऑफ 78 आए, 79 आए, बट बोर्ड में मेरे 80 आउट ऑफ 77 ही आए। क्या कर सकते हैं यार, एंड आई बिलीव इन यू गाइज, आप कर सकते हो, सो जस्ट डू इट। एंड अगर आपने ये वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ पढ़ने जाओ, आप और भी वीडियोस देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स सब निकालो हर वीडियो से, लेकिन हाँ प्लीज़ पढ़ लेना उसके बाद। तो आई होप यू गाइज do good in your board examinations, and once it is over, and if you whatever you score, please do let me know in the comments after your result. I'll be waiting. Bye bye.